फरवरी का वो दिन था जब ठंड अपने चरम पर थी। सुबह की वो घड़ी जब हवा में बर्फ की सुइयां चुभती हुई महसूस होती थीं। बीती रात जोरदार बर्फबारी ने पूरे शहर को अपनी सफेद चादर में लपेट दिया था। बेकर स्ट्रीट और उसके आसपास फैली हर गली, हर मोड़, हर छत पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। मगर इस वक्त आसमान अद्भुत रूप से निर्मल था। गहरे नीले आकाश में सूरज ऐसे चमक रहा था मानो किसी राजा का सोने का मुकुट हो। सूरज की तेज रोशनी जब बर्फ पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो लाखों छोटे छोटे हीरे इधर उधर बिखरे पड़े हों और वे सब एक साथ जगमगा उठे हों। प्रकृति ने अपनी पूरी कला दिखा दी थी। सड़क के दोनों किनारों पर फैले पैदल रास्ते भी बर्फ की मोटी तहों से ढके हुए थे। हाँ, मुख्य सड़क को गाड़ियों की आवाजाही के लिए साफ किया गया था, लेकिन उस पर भी एक खतरनाक फिसलन बाकी थी। गाड़ियों के पहिए किसी तरह उस पर पकड़ बना पा रहे थे, मगर पैदल चलना जोखिम से भरा था। एक गलत कदम और कोई भी फिसल कर गिर सकता था, हड्डियां टूट सकती थीं। मैं उस समय शेरलॉक होम्स के कमरे की खिड़की के पास बैठा हुआ था। बाहर के मनमोहक दृश्य को देख रहा था। वह नजारा सिर्फ आंखों को ही नहीं, बल्कि मन को भी सुकून दे रहा था। उस प्राकृतिक सुंदरता में एक अजीब सी ताजगी थी, एक नई ऊर्जा थी जो मुझे पूरे दिन की थकान से लड़ने की शक्ति दे सकती थी। तभी अचानक मेरी नजर किसी चीज पर अटक गई। मेरा पूरा ध्यान एकाग्र हो गया। ठीक उसी पल शेरलॉक होम्स की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे वॉटसन, कॉफी आ चुकी है। तुम वहां खिड़की पर क्या देखते रहते हो? बाहर तो ठंड और बढ़ती जा रही है और यहां तुम्हारी कॉफी ठंडी होती जा रही है। जल्दी आओ, अपनी कॉफी उठा लो। लेकिन मेरी आंखें अब भी खिड़की के उस पार किसी चीज पर गड़ी हुई थीं। मैं देख रहा था कि एक इंसान मेट्रोपॉलिटन रेलवे स्टेशन की दिशा से भागा चला आ रहा था। उसकी हालत देखकर लग रहा था मानो वह किसी बड़ी मुसीबत से भाग रहा हो। वह इतनी बेतहाशा भाग रहा था कि उसके दोनों पैर घुटनों तक बर्फ में धंस धंस जा रहे थे। उसके जूते शायद उसे और परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने उन्हें कहीं रास्ते में ही उतार फेंका था। अब वह नंगे पैर बर्फ पर दौड़ा चला आ रहा था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि इस कड़ाके की ठंड में नंगे पैर बर्फ पर दौड़ने से उसके पैर जम सकते थे। फ्रॉस्टबाइट हो सकता था जो उसके पैरों को हमेशा के लिए बेकार कर सकता था। मैं झुंझलाहट में बोल उठा, यार, यह आदमी तो पूरा पागल लगता है। शेरलॉक ने उत्सुकता से पूछा, कौन आदमी? वॉटसन, तुम किसकी बात कर रहे हो? लेकिन मेरी नजरें अभी भी उस अजनबी पर टिकी हुई थीं जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ता आ रहा था। मैंने फिर कहा, पता नहीं इन पागलों को घर से बाहर कैसे निकलने देते हैं। बिल्कुल सनकी है यह इंसान। तभी वह आदमी एक बार फिर फिसला और जोर से बर्फ में गिर पड़ा। सौभाग्य से बर्फ ने उसके गिरने का झटका कम कर दिया, वरना किसी सख्त जगह पर गिरता तो उसकी हड्डियां चटक सकती थीं। अब वह और करीब आ चुका था, इसलिए मैं उसे अच्छे से देख पा रहा था। वह लगभग 50 साल की उम्र का एक लंबा तड़ंगा व्यक्ति था। उसकी शक्ल सूरत से साफ दिख रहा था कि वह कोई सभ्य, पढ़ा लिखा इंसान था। उसके कपड़ों और चेहरे मोहरे से उसकी अच्छी हैसियत का अंदाजा लग रहा था। उसने एक लंबा काला फ्रॉक कोट पहन रखा था। उसके पहनावे से साफ जाहिर था कि वह खासा रईस आदमी था, मगर उसका व्यवहार उसके कपड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। वह जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से चलने की, बल्कि भागने की कोशिश कर रहा था। इस प्रयास में वह कई बार गिरा, कई बार गिरते गिरते बचा। वह रास्ते में आने वाले घरों के नंबर भी देख रहा था। नंबर देखता, फिर आगे बढ़ जाता। जाहिर था कि वह किसी खास मकान की तलाश में था। तभी मैंने देखा कि वह सीधे हमारी बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा था। मैंने शेरलॉक से कहा, शेरलॉक, मुझे लगता है वह इसी तरफ आ रहा है। शेरलॉक ने अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए बेपरवाही से कहा, क्या कहा तुमने? इधर आ रहा है? हाँ, मैंने कहा। अब वह हमारे घर का नंबर देख रहा है। शेरलॉक बोले, वॉटसन, तुम लाइव कमेंट्री देकर अपनी कॉफी क्यों ठंडी होने दे रहे हो? अगर वह इधर आ रहा है तो आ ही जाएगा। इतनी चिंता मत करो। लो, अपनी कॉफी पियो। तभी मैंने कहा, शेरलॉक, अब तो वह तुम्हारे गेट को खोलकर अंदर घुस गया। वह दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। अब वह घंटी बजाने वाला है। और ठीक उसी पल दरवाजे की घंटी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। घंटी बार बार बजती रही, लगातार। मैंने शेरलॉक से कहा,
अब तो शेरलॉक वह घंटी बजाए जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। शेरलॉक ने शांति से जवाब दिया, इतना घबराने की क्या बात है वॉटसन? बिली दरवाजा खोल देगा, चिंता मत करो। बिली शेरलॉक होम्स का विश्वास पात्र सहायक था। वह घर की देखभाल के साथ साथ शेरलॉक के कई महत्वपूर्ण कामों में भी हाथ बंटाता था। बिली ने जाकर दरवाजा खोला और उस व्यक्ति को अंदर ले आया। कुछ ही पलों में वह आदमी हमारे सामने खड़ा था। बिली ने शेरलॉक से इजाजत लेकर उस अजनबी को कमरे के अंदर छोड़ दिया था। वह व्यक्ति इतना घबराया हुआ और परेशान था कि कुछ देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी छाती जोर जोर से उठ गिर रही थी। यह स्वाभाविक भी था। आखिर वह शायद मेट्रोपॉलिटन रेलवे स्टेशन से लेकर यहां तक बर्फ में नंगे पैर भागता हुआ आया था। कुछ पल रुककर अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश करते हुए वह हाँफता हुआ बोला, आप दोनों में से शेरलॉक होम्स कौन है? उसकी आवाज कांप रहा था। वह बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा था। शेरलॉक ने शांत आवाज में कहा, मैं हूं शेरलॉक होम्स और ये हैं मेरे मित्र डॉक्टर वॉटसन, जो मेरे हर मामले में मेरी सहायता करते हैं। आइए, कुर्सी पर आराम से बैठिए, अपनी सांसें संभालिए और बताइए, आपको किस तरह की परेशानी है? वह आदमी कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने अपनी दोनों कोहनियां अपनी जांघों पर टिका दी और अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया और अचानक वह रोने लगा। उसकी इस अप्रत्याशित हरकत से मैं और शेरलॉक होम्स दोनों चौंक गए। हमने एक दूसरे की ओर देखा। हमें उस व्यक्ति से ऐसे व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं थी। 50 साल का वह सुसंस्कृत दिखने वाला सज्जन व्यक्ति एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। शेरलॉक होम्स तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और उस व्यक्ति की कुर्सी के पास जाकर उसके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रख दिया। उन्होंने धीमी, दिलासा देती आवाज में कहा, देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। कृपया शांत हो जाइए। पहले खुद को संभालिए, फिर आराम से, बिना किसी दबाव के अपनी समस्या बताइए। जो भी आपकी परेशानी होगी, मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप यकीन रखिए, वह आदमी अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मुझे पता है कि मेरी ये हालत देखकर आप लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे। शेरलॉक होम्स ने उसका हाथ पकड़ते हुए हिम्मत बंधाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। आप बेफिक्र रहिए। हम आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और जितनी भी हमारी सामर्थ्य होगी, हम आपकी मदद करने की भरपूर कोशिश करेंगे। शेरलॉक के भरोसे भरे शब्दों ने उस व्यक्ति को कुछ हिम्मत दी। उसने बोलना शुरू किया, मिस्टर होम्स, किसी भी इंसान के लिए उसका आत्मसम्मान, उसकी इज्जत सबसे कीमती चीज होती है। यह उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। और अगर यही आत्मसम्मान खो जाए तो जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। वह आगे बोला, मिस्टर होम्स, मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मेरा अंतःकरण मुझे कोस रहा है। लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, लोग मुझ पर शक करेंगे, और ये दोनों बातें मेरे लिए असहनीय हैं। मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आंखें फिर से भर आईं। लेकिन मिस्टर होम्स, मेरी विवशता यह है कि मैं अभी मर भी नहीं सकता, वरना मैं कब का खुद को खत्म कर चुका होता। शेरलॉक होम्स ने थोड़ी ऊंची आवाज में लेकिन सहानुभूति के साथ कहा, कृपया खुद को संभालिए। साफ साफ, क्रमवार तरीके से बताइए कि आप कौन हैं और आपके साथ हुआ क्या है। बेहतर होगा कि आप सीधे मुद्दे पर आएं। वह व्यक्ति अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता हुआ बोला, शायद आपने कभी मेरे बारे में नहीं सुना होगा। मिस्टर होम्स, मेरा नाम अलेक्जेंडर होल्डर है। मैं थ्रेडनीडल स्ट्रीट में स्थित प्रसिद्ध बैंकिंग फर्म होल्डर एंड स्टीवनसन का भागीदार हूं। शेरलॉक को पता था कि यह बैंकिंग संस्थान लंदन के प्राइवेट सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था थी। वह व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। शेरलॉक भी उत्सुकता से सोच रहे थे कि आखिर लंदन की इतनी बड़ी बैंकिंग संस्था के निदेशक के साथ ऐसा क्या हो गया होगा जिसने उसकी यह दशा कर दी, जो उसे मौत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर होल्डर ने आगे कहना शुरू किया, इस मामले में पुलिस ने ही मुझे सुझाव दिया कि मैं आपसे मदद लूं।
मेरे पास सोचने का भी वक्त नहीं था। मिस्टर होम्स, मैंने आपके बारे में सुन रखा था। आपकी क्षमताओं से मैं परिचित था। मेरे लिए हर एक पल कीमती था। मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने एक क्षण में ही निर्णय ले लिया कि मुझे आपसे मिलना है। रेलवे स्टेशन से मैं पैदल ही भागता हुआ चला आया, क्योंकि वहां टैक्सी का इंतजार करने का मतलब था कीमती समय की बर्बादी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, पूरे रास्ते में भारी बर्फबारी हुई थी। कई जगहों पर फिसलन थी। टैक्सी को यहां तक पहुंचने में काफी देर लग सकती थी, जबकि मैं जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहता था। मुझे ज्यादा पैदल चलने की आदत नहीं है, इसलिए मेरी सांसें फूलने लगीं। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं किसी भी तरह आप तक पहुंचना चाहता था, और आखिरकार मैं यहां पहुंच ही गया। उसने एक पल रुककर कहा, अब मैं आपको विस्तार से, क्रमबद्ध तरीके से सारी बातें बताता हूं। मिस्टर होल्डर ने आगे बोलना जारी रखा, मिस्टर होम्स, हमारे बैंकिंग व्यवसाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमें अपने निवेश पर कितना लाभ मिलता है। हमारे कारोबार की नींव ये है कि हम अपने ग्राहकों को उनकी विभिन्न जरूरतों के लिए आरण उपलब्ध कराते हैं, और आरण की सुरक्षा के लिए ग्राहक द्वारा रखी गई जमानत का मूल्य महत्वपूर्ण होता है। उसने एक क्षण रुककर आगे कहा, पिछले कुछ वर्षों में मिस्टर होम्स, हमने अपनी साख के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमाया है। लंदन के जाने माने बड़े बड़े व्यवसाय हमारे ग्राहक हैं। हमने उन्हें मोटी रकम के आरण दिए हैं। उसकी आवाज में कुछ गर्व था, लेकिन साथ ही चिंता भी। अभी कल ही की बात है। कल सुबह बैंक खुलते ही इंग्लैंड का एक अत्यंत प्रतिष्ठित व्यवसायी हमारे बैंक में आया। उसके बारे में मुझे किसी को भी नहीं बताना चाहिए, आपको भी नहीं, क्योंकि हम अपने ग्राहकों की पहचान को हमेशा गोपनीय रखते हैं। मैं उसे देखकर प्रसन्न हुआ। हमारे बैंक को उससे मोटे लाभ की उम्मीद थी, लेकिन वह थोड़ी जल्दी में दिख रहा था। वह किसी औपचारिकता में नहीं पड़ना चाहता था और सीधे मुद्दे पर आना चाहता था। मिस्टर होल्डर ने आगे बताया, उसने मुझसे कहा, मिस्टर होल्डर, मैं जानता हूं कि आप बड़े आरण देते हैं। मैंने उसे जवाब दिया, आपने सही सुना है, लेकिन बैंक द्वारा दिया जाने वाला आरण इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक के पास जमानत के तौर पर देने के लिए क्या है और उसका मूल्य कितना है। वह व्यक्ति बोला, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुरंत, अभी के अभी 500 पाउंड चाहिए। हालांकि मैं चाहूं तो इस रकम से 10 गुना ज्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मांग सकता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे उन्हें शायद अपनी मजबूरी बतानी पड़ेगी, जो मेरे लिए संभव नहीं है। मिस्टर होल्डर ने कहा। मैंने उससे कहा, हाँ, यह आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा किया जो आप इस बैंक में आए। वैसे भी आपकी निजी बातें आपकी अपनी हैं, और बैंक को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको आरण बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन यह बताइए, आपको आरण कितने समय के लिए चाहिए? वह बोला, सिर्फ 1 सप्ताह के लिए, केवल 7 दिन। अगले सोमवार को मैं आपको पूरी रकम ब्याज सहित लौटा दूंगा। ब्याज जो भी बैंक तय करे वह मुझे मंजूर है, लेकिन पैसे मुझे तुरंत चाहिए। मिस्टर होल्डर ने शेरलॉक की ओर देखते हुए कहा, हम अपने कारोबार के साथ साथ अपने ग्राहकों की जरूरतों और खुशी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। हमें उनके साथ व्यवसाय करके बहुत प्रसन्नता होगी। मैंने उससे कहा कि उसे पूरी रकम अभी मिल जाएगी, बस कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूं आप जमानत के बारे में जानने को उत्सुक होंगे, और मिस्टर होम्स, मैं वास्तव में उत्सुक भी था। मिस्टर होल्डर की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। फिर उसने अपने कोट की जेब से एक छोटा, बेहद खूबसूरत नक्काशीदार बक्सा निकाला। मैं उत्सुकता से देख रहा था कि उस बक्से में आखिर क्या हो सकता है। वह मुझसे बोला, आपने बेरिल कोरोनेट के बारे में तो सुना ही होगा। मैंने कहा, हाँ, 39 हीरों से जड़ा हुआ एक अद्भुत मुकुट जिसे एक सार्वजनिक नीलामी में खरीदा गया था। वह बोला, हाँ, वही। वह मुकुट मैंने ही खरीदा था, मिस्टर होम्स। मिस्टर होल्डर की आवाज में अब भी वही विस्मय था। उसके बाद उसने 38 हीरों से जगमगाते उस शानदार मुकुट को उस खूबसूरत नक्काशीदार डिब्बे से बाहर निकाला। मिस्टर होम्स, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं।
मैं बिना पलक झपकाए उस मुकुट को बस देखता ही रह गया। वह एक अनमोल, बेशकीमती खजाना था। वह किसी भी साम्राज्य की ही नहीं, बल्कि पूरी आभूषण कला की दुनिया का सबसे अद्वितीय नमूना था। उससे अद्भुत बैंगनी किरणें फूट रही थीं। उसकी कीमत का अनुमान लगाना तो दूर, उसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल था। मिस्टर होल्डर ने आगे बताया। फिर वह बोला, आपके आरण के बदले में मैं इसे आपकी जमानत में छोड़ता हूं। उसने वह अमूल्य मुकुट मेरे हाथों में सौंप दिया। मिस्टर होम्स, मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था। जिसकी एक झलक पाना भी किसी की खुशकिस्मती होती। दुनिया की वह अनमोल चीज, बेरिल कोरोनेट, उस वक्त सच में मेरे हाथों में थी। कुछ पलों के लिए मानो मैं सब कुछ भूल गया। मुझे लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूं। मुझे चुप देखकर उसने पूछा, क्या आपको इस पर या इसकी कीमत पर कोई संदेह है? मैंने उत्साह से कहा, यह अद्भुत है, सचमुच शानदार। मुझे इसकी कीमत को लेकर कोई संदेह नहीं, लेकिन मुझे एक बात की शंका है। वह बोला, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतनी छोटी रकम के लिए मैं इतनी कीमती चीज क्यों रख रहा हूं, तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। ये जमानत तो पर्याप्त से कहीं ज्यादा है। इसके बदले में हम आपको जितनी रकम चाहिए उतनी दे सकते हैं। उसने कहा, अच्छा, ठीक है, तो अब इसकी सुरक्षा मैं आपकी जिम्मेदारी में छोड़ता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसकी रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यदि इसे जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। इसमें जो हीरे जड़े हैं, पूरी दुनिया में उनका जोड़ मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मिस्टर होल्डर ने कहा। उसकी चिंता जायज थी मिस्टर होम्स, लेकिन यह हमारा धंधा था। मैंने उसे आश्वस्त करने के लिए सिर हिलाया और कैशियर को रकम लाने के लिए कहा। उसके बाद वह व्यक्ति वह रकम लेकर चला गया और वह शानदार मुकुट, बेरिल कोरोनेट, अपने नक्काशीदार बक्से में मेरे सामने मेज पर रखा था। अब मेरी हिम्मत उसे दोबारा खोलकर देखने तक की नहीं हो रही थी मिस्टर होम्स। अब मैं उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित था। मैं उस पर एक खरोंच तक नहीं आने देना चाहता था। इसीलिए मैंने उसे अपनी निजी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन मेरा मन वहीं अटका रहा। मिस्टर होल्डर की आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। मैं सोचने लगा, क्या वह जगह वाकई सुरक्षित थी? सवाल मेरे दिमाग में उठने लगे। मैंने खुद को समझाया, हाँ, क्यों नहीं? उसे वहां से भला कौन ले जा सकता था? शाम होते होते मेरा विचार बदल गया। मुझे लगा कि यह जगह उस अनमोल मुकुट के लिए पर्याप्त सुरक्षित नहीं थी। मैंने कई बार ऐसी खबरें सुनी थीं, जब कुछ लुटेरों ने बैंक में घुसकर हथियारों के बल पर जबरन तिजोरी लूट ली। कई बार बैंकों में सेंध लगाने के किस्से भी सुनने को मिले थे। अगले कुछ दिन मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण थे मिस्टर होम्स। मुझे लगा कि मैं उस मुकुट को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उसे अपनी नजरों के सामने ही रखना चाहता था। लेकिन मैं 24 घंटे बैंक में तो नहीं रह सकता था। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा, जहां वह मेरी निजी तिजोरी में मेरी निगरानी में रहेगा। मेरा घर स्ट्रेथम में है। मैं तब तक चैन की सांस नहीं ले सका जब तक मैं घर पहुंचकर उस अनमोल मुकुट को अपनी तिजोरी में सुरक्षित नहीं रख दिया। इतना कहकर मिस्टर होल्डर ने शेरलॉक होम्स की ओर देखा। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने घर और परिवार के सदस्यों, नौकरों इत्यादि के बारे में बता देना चाहता हूं, ताकि इस संबंध में आपके मन में कोई सवाल न रहे। मिस्टर होल्डर ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे घर में 3 नौकरानियां काम करती हैं। इनमें से 2 कई वर्षों से मेरे यहां हैं। उन पर संदेह करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। तीसरी नौकरानी का नाम लूसी है, जिसे मैंने कुछ महीने पहले ही रखा है। उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही मैंने उसे नौकरी दी थी। वह अच्छे चरित्र की, नेक दिल लड़की है। अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करती है। वह सुंदर है, लेकिन मैं उस पर विश्वास करता हूं। अब मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मेरी भतीजी मेरे साथ ही रहती है। उसका नाम मैरी है। उसके माता पिता नहीं हैं। मैंने ही उसे अपनी संतान की तरह पाला पोसा है। निस्संदेह मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। वह मेरे घर में सूरज की किरण की तरह है। प्यारी, सुंदर और घर को बखूबी संभालना जानती है।
वह मेरी हर ज़रूरत का ऐसे ध्यान रखती है जैसे शायद कोई बेटी अपने सगे पिता का भी नहीं रख सकती। मुझे लगता है कि उसके बिना मेरे परिवार का कोई अस्तित्व नहीं। मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं उसे अपने दाहिने हाथ की तरह मानता हूँ। मिस्टर होल्डर की आवाज़ में गर्व और स्नेह दोनों थे। मैरी के अलावा मेरा एक बेटा है, आर्थर। लोग कहते हैं कि मैंने उसे लाड प्यार से बिगाड़ दिया है। मिस्टर होम्स, ये सच है कि उसने मुझे बहुत निराश किया है। मैं इसके लिए खुद को भी दोषी मानता हूँ। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसे माँ की कमी महसूस न हो, इसके लिए मैंने उसे ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार दिया। उसकी हर इच्छा पूरी की। वह जितने पैसे मांगता, मैं उसे देता रहा। मेरे पास यह देखने का भी समय नहीं था कि उन पैसों का वह क्या उपयोग कर रहा है। ये सच है कि मैं अपने काम की वजह से उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाया। मिस्टर होल्डर की आवाज में पछतावा साफ सुनाई दे रहा था। मुझे लगता है कि मेरी इसी गलती की वजह से आर्थर गलत संगत में पड़ गया। उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया, क्लबों में जाने लगा, गलत दोस्तों के साथ घूमने लगा। मैंने जब भी उसे समझाने की कोशिश की, वह मेरी बात नहीं सुनता था। धीरे धीरे उसने कर्जे भी बना लिए। कई बार मुझे उसके कर्जे चुकाने पड़े, लेकिन हर बार मैं उसे माफ कर देता क्योंकि वह मेरा बेटा है। मिस्टर होल्डर की आंखों में आंसू आ गए। पिछले कुछ महीनों से आर्थर की हरकतें और भी बिगड़ती जा रही थीं। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन वह अपनी मनमानी करता रहा। मैरी ने भी कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आर्थर किसी की नहीं सुनता। वह कहता कि मैं उसके जीवन में दखल नहीं दूं। वह अपनी मर्जी से जीना चाहता है। मिस्टर होल्डर ने एक लंबी सांस ली। अब मैं आपको उस रात की घटना के बारे में बताता हूं जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसकी आवाज कांप गई। जब मैं उस बेशकीमती मुकुट को बैंक से घर लेकर आया तो रात का खाना तैयार था। मैरी ने खाना परोसा। आर्थर भी खाने की मेज पर आ गया। हम तीनों ने साथ में खाना खाया। खाने के दौरान मैंने आर्थर को देखा। उसका व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। वह बार बार मेरी तरफ देख रहा था, फिर नजरें नीची कर लेता था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। मुझे लगा शायद वह फिर से किसी मुसीबत में फंस गया है। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में गया। मैंने उस मुकुट को तिजोरी से निकालकर एक बार फिर देखा। उसकी खूबसूरती देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। हीरों की वह चमक, वह नक्काशी, सब कुछ अद्भुत था। मैंने उसे ध्यान से जांचा। हर हीरा अपनी जगह पर था। सब कुछ बिल्कुल सही था। मैंने उसे वापस तिजोरी में रखा और तिजोरी को अच्छे से बंद कर दिया। चाबी मैंने अपनी जेब में रख ली। मिस्टर होल्डर की आवाज में अब भय था। रात को सोने से पहले मैंने एक बार फिर तिजोरी की जांच की। सब कुछ ठीक था। फिर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा मन उस मुकुट में ही अटका हुआ था। मैं बार बार सोच रहा था, क्या वह सुरक्षित है? क्या कोई उसे चुरा तो नहीं सकता? मैं घड़ी की तरफ देखता रहा। समय बड़ी धीमी गति से बीत रहा था। आधी रात हो गई, फिर 1 बजा, फिर 2 बजे। मैं अभी भी जाग रहा था। तभी अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। मिस्टर होल्डर की आवाज धीमी हो गई, मानो वह फिर से उस पल को जी रहा हो। वह आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन मेरे कानों में पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो कोई सीढ़ियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। आवाज रुक गई। फिर कुछ देर बाद दोबारा आई। इस बार आवाज मेरे कमरे के करीब थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। गलियारे में अंधेरा था। मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। मैं धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा। तभी मुझे नीचे ड्राइंग रूम से हल्की रोशनी दिखाई दी। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। कोई नीचे था। कोई इतनी रात को ड्राइंग रूम में क्या कर रहा था? मिस्टर होल्डर की आंखें फैल गईं। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम बड़ी सावधानी से रख रहा था ताकि आवाज ना हो। मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने अंदर झांका। उसकी आवाज भर्रा गई। और मिस्टर होम्स, मैंने जो देखा वह देखकर मेरा दिल बैठ गया। मेरा बेटा आर्थर वहां खड़ा था। उसके हाथ में वह मुकुट था, बैरिल कोरोनेट। वह उसे अपने हाथों में लिए हुए था और
और वह उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर होल्डर का गला रुंध गया। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। मेरा अपना बेटा, मेरा खून, उस अनमोल मुकुट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं सदमे में था। मेरे पैर जमीन पर जम गए। मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं बस उसे देखता रह गया। आर्थर उस मुकुट को दोनों हाथों से पकड़े हुए था और उसे मोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर जोर लगाने के निशान थे। उसके माथे पर पसीना था। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई, कटरैक! मिस्टर होल्डर के चेहरे पर दहशत थी। मुकुट का एक हिस्सा टूट गया। आर्थर के हाथ में मुकुट का एक टुकड़ा था, 3 हीरों से जड़ा हुआ टुकड़ा। मैं चीख पड़ा, आर्थर, ये तुम क्या कर रहे हो? आर्थर घबराकर मुड़ा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे सांप ने काट लिया हो। उसकी आंखें फैल गईं। वह पकड़ा गया था, रंगे हाथों पकड़ा गया था। मिस्टर होल्डर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। मैं चिल्लाया, आर्थर! तुमने ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? ये मुकुट, ये मेरी जमानत पर था। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? आर्थर कुछ नहीं बोला। वह बस मेरी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर अपराध बोध नहीं था, बल्कि गुस्सा था। हाँ, मिस्टर होम्स, गुस्सा। अबे, मेरा बेटा जिसने इतना बड़ा अपराध किया था, वह गुस्से में था। मैंने उससे कहा, आर्थर, तुम्हें पता है इस मुकुट की कीमत क्या है? तुम्हें पता है इसे नुकसान पहुंचाने का मतलब क्या है? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन आर्थर ने कुछ नहीं कहा। उसने मुकुट का वह टूटा हुआ टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया और मेरी तरफ से गुजरकर बाहर निकल गया। मिस्टर होल्डर सिसकने लगे। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने वह टूटा हुआ टुकड़ा उठाया। 3 हीरे उसमें जड़े हुए थे। मैंने मुकुट को देखा। एक तरफ से एक पूरा हिस्सा टूट गया था। मुकुट बर्बाद हो गया था। तभी मैरी भी वहां आ गई। शोर सुनकर वह जाग गई थी। उसने पूरा दृश्य देखा। मैं जमीन पर बैठा रो रहा था, टूटा हुआ मुकुट और टूटा हुआ टुकड़ा। मैरी चीखी, अंकल, ये क्या हो गया? ये मुकुट, ये कैसे टूट गया? मैंने उसे सारी बात बताई। मैंने बताया कि मैंने आर्थर को रंगे हाथों पकड़ा। मैरी को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्थर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था मिस्टर होम्स। मैंने खुद देखा था। मिस्टर होल्डर ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। मैरी आर्थर के कमरे में गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने कहा, अंकल, आर्थर अपने कमरे में नहीं है। खिड़की खुली है। शायद वह बाहर निकल गया है। मेरा सिर घूम गया। मेरा बेटा भाग गया था। उसने मुकुट तोड़ा और भाग गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। सुबह होते ही मैंने पुलिस को बुलाया। मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा। ये मेरी मजबूरी थी। इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट आए। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। उन्होंने बाहर भी खोज की। लेकिन वह टूटा हुआ टुकड़ा जिसमें 3 हीरे जड़े थे, वह नहीं मिला। गायब था। बर्फ में पैरों के निशान थे, खिड़की से बाहर की तरफ जाते हुए। आर्थर उस टुकड़े को लेकर भाग गया था। दोपहर में आर्थर वापस आया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट ने उससे पूछा, मुकुट का वह टुकड़ा कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छिपाया? लेकिन आर्थर ने कुछ नहीं कहा। वह चुप रहा, बिल्कुल चुप। इंस्पेक्टर ने उससे बार बार पूछा, धमकाया भी, लेकिन आर्थर ने एक शब्द भी नहीं बोला। वह जिद पर अड़ा रहा। मिस्टर होल्डर की आवाज टूट गई, मिस्टर होम्स, मेरा बेटा चोर बन गया। उसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और अब वह उस टुकड़े के बारे में कुछ नहीं बता रहा। वह टुकड़ा जिसमें 3 हीरे जड़े हैं, वह गायब है और सोमवार को वह व्यक्ति आएगा अपना मुकुट लेने। मैं उसे क्या दूंगा? एक टूटा हुआ मुकुट। मेरी साख बर्बाद हो जाएगी। मेरा व्यवसाय खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट ने मुझे सलाह दी कि मैं आपसे मदद लूं। उन्होंने कहा कि अगर कोई उस टुकड़े को ढूंढ सकता है तो वह सिर्फ शेरलॉक होम्स है। इसलिए मैं यहां आया हूं मिस्टर होम्स। मेरे पास समय नहीं है। हर पल कीमती है। कृपया मेरी मदद कीजिए। उस टुकड़े को ढूंढ निकालिए। मेरी इज्जत बचा लीजिए। मिस्टर होल्डर शेरलॉक होम्स के पैरों पर गिर पड़े। प्लीज मिस्टर होम्स, मैं आपसे गुहार लगाता हूं, मेरी मदद कीजिए। शेरलॉक होम्स ने उन्हें उठाया और कुर्सी पर बिठाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे, सोचते रहे।
फिर उन्होंने कहा, मिस्टर होल्डर, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे कुछ सवाल पूछने होंगे। मिस्टर होल्डर ने उम्मीद भरी नजरों से शेरलॉक को देखा। शेरलॉक ने पूछा, आपने कहा कि आपके घर में 3 नौकरानियां हैं। क्या उनमें से किसी को इस बारे में पता था कि आपने वह मुकुट घर में रखा है? मिस्टर होल्डर ने कहा, नहीं, मिस्टर होम्स, मैंने किसी को नहीं बताया। न नौकरानियों को, न मैरी को, न आर्थर को। मैंने इसे गुप्त रखा था। शेरलॉक ने पूछा, तो आर्थर को कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, मिस्टर होम्स। शायद उसने मुझे तिजोरी खोलते देख लिया हो, या शायद। शेरलॉक ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। आपने कहा कि आर्थर के जूते और कपड़े सामान्य थे। हाँ, मिस्टर होम्स, जब वह सुबह वापस आया तो उसके कपड़े सामान्य थे। हाँ, उसके जूते थोड़े गीले थे, शायद बर्फ की वजह से। और मैरी, वह उस समय कहाँ थी जब आपने आर्थर को पकड़ा? वह अपने कमरे में सो रही थी, मिस्टर होम्स। शोर सुनकर वह बाद में आई। शेरलॉक ने सिर हिलाया। अच्छा, एक और सवाल। आपने कहा कि बर्फ में पैरों के निशान थे। वे निशान कैसे थे? मिस्टर होल्डर ने कहा, वे खिड़की से बाहर की तरफ जा रहे थे। फिर वे बगीचे में गए और बाहरी दीवार की तरफ। वहां से वे गायब हो गए। और वापस आने के निशान? हाँ, वे भी थे, लेकिन वे थोड़े अलग थे। वे थोड़े धुंधले थे। शेरलॉक ने आंखें बंद कर लीं। वह कुछ सोच रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। मिस्टर होल्डर, मैं आपके घर चलता हूं। मुझे जगह देखनी होगी। मुझे वे निशान देखने होंगे। मिस्टर होल्डर की आंखों में उम्मीद की चमक आई। तो आप मेरी मदद करेंगे? मैं कोशिश करूंगा, मिस्टर होल्डर, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर सकता। समय बहुत कम है और मामला जटिल है। मिस्टर होल्डर खड़े हो गए। बस आप चलिए, मिस्टर होम्स, अभी चलिए। एक एक पल कीमती है। शेरलॉक ने मेरी ओर देखा। वॉटसन, तुम भी चलोगे? मैंने कहा, बेशक शेरलॉक, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम तीनों तैयार हुए। बाहर अभी भी बर्फ जमी हुई थी। ठंड कड़ाके की थी। हमने गर्म कोट पहने और बाहर निकल गए। टैक्सी में बैठते हुए शेरलॉक ने मिस्टर होल्डर से पूछा, आपके बेटे आर्थर के दोस्त कौन हैं? मिस्टर होल्डर ने कहा, वह सर जॉर्ज बर्नवेल नाम के एक व्यक्ति के साथ बहुत समय बिताता है। वह बहुत बुरा इंसान है। मुझे शक है कि उसी ने आर्थर को बिगाड़ा है। सर जॉर्ज बर्नवेल। शेरलॉक ने नाम दोहराया। मैंने उसके बारे में सुना है। वह एक जुआरी है, कर्ज में डूबा हुआ है। हाँ, मिस्टर होम्स, और आर्थर उसी के साथ रहता है। मैंने आर्थर को कई बार मना किया, लेकिन वह नहीं माना। शेरलॉक चुप हो गए। वह खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। स्ट्रेथम पहुंचने में हमें लगभग आधे घंटे का समय लगा। मिस्टर होल्डर का घर एक बड़ा, सुंदर मकान था। चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। हम अंदर गए। मिस्टर होल्डर हमें सीधे ड्राइंग रूम में ले गए। यहीं, उन्होंने कहा, यहीं मैंने आर्थर को पकड़ा था। शेरलॉक ने कमरे को ध्यान से देखा। उन्होंने फर्श को देखा, दीवारों को देखा, खिड़की को देखा। फिर उन्होंने कहा, वह खिड़की दिखाइए जहां से आर्थर बाहर गया था। मिस्टर होल्डर ने हमें एक खिड़की के पास ले जाया। शेरलॉक ने खिड़की खोली और बाहर देखा। उन्होंने बर्फ में बने निशानों को ध्यान से देखा। दिलचस्प, उन्होंने कहा, बहुत दिलचस्प। फिर वह खिड़की से बाहर कूद गए। मैं भी उनके पीछे कूदा। शेरलॉक बर्फ में झुके हुए थे। वह निशानों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वह निशानों का अनुसरण करने लगे। निशान बगीचे में गए। फिर वे बाहरी दीवार की ओर गए। शेरलॉक दीवार के पास पहुंचे और रुक गए। वॉटसन, उन्होंने कहा, यहां देखो, यहां 2 लोगों के निशान हैं। मैंने देखा। सचमुच वहां 2 अलग अलग जूतों के निशान थे। शेरलॉक ने कहा, एक व्यक्ति यहां खड़ा था, दूसरा व्यक्ति दीवार के दूसरी तरफ था। वे बात कर रहे थे। फिर देखो, यहां एक संघर्ष हुआ। बर्फ उथल पुथल है। किसी ने किसी को पकड़ने की कोशिश की। मैं हैरान था। शेरलॉक सिर्फ निशानों को देखकर इतना कुछ कैसे समझ रहे थे? शेरलॉक ने आगे कहा, और यहां देखो, खून की बूंदें। किसी को चोट लगी है। सचमुच बर्फ पर खून की कुछ छोटी बूंदें थीं। शेरलॉक उठे और मुस्कुराए। वॉटसन, मामला साफ होने लगा है। चलो, अब हमें एक जगह जाना है। कहाँ? मैंने पूछा। सर जॉर्ज बर्नवेल के घर। हम वापस घर में गए। शेरलॉक ने मिस्टर होल्डर से कहा, मुझे सर जॉर्ज बर्नवेल का पता चाहिए।
मिस्टर होल्डर ने पता दिया। शेरलॉक ने कहा, मिस्टर होल्डर, आप घर पर रुकिए, मैं जल्द ही खबर भेजूंगा। हम निकल पड़े। टैक्सी में बैठकर हम सर जॉर्ज के घर की ओर चल दिए। रास्ते में मैंने शेरलॉक से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या आर्थर ने सच में वह मुकुट तोड़ा? शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए कहा, वॉटसन, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। मतलब मतलब ये कि शायद आर्थर ने मुकुट तोड़ा हो, लेकिन सवाल ये है, क्यों, और उसने वह टुकड़ा किसे दिया? तुम्हें लगता है उसने किसी को दिया? मुझे यकीन है, और मुझे पता है किसे। हम सर जॉर्ज के घर पहुंचे। ये एक छोटा, साधारण घर था। शेरलॉक ने दरवाजे की घंटी बजाई। एक नौकर ने दरवाजा खोला। शेरलॉक ने पूछा, क्या सर जॉर्ज घर पर हैं? नौकर ने कहा, नहीं साहब, वो बाहर गए हैं, कब लौटेंगे? पता नहीं साहब। शेरलॉक ने कुछ सोचा। फिर उन्होंने पूछा, क्या कल रात सर जॉर्ज घर पर थे? नौकर ने संदेह से शेरलॉक को देखा। क्यों पूछ रहे हैं साहब? शेरलॉक ने अपना कार्ड निकाला। मैं शेरलॉक होम्स हूं, ये एक महत्वपूर्ण मामला है। नौकर की आंखें फैल गईं। शेरलॉक होम्स? हाँ साहब, कल रात सर जॉर्ज देर रात बाहर गए थे। सुबह बहुत देर से लौटे। उनकी हालत कैसी थी? वह बहुत परेशान लग रहे थे साहब, और और उनके हाथ में चोट थी, खून बह रहा था। शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। बहुत बढ़िया। और एक सवाल, क्या आज सुबह कोई उनसे मिलने आया था? हाँ साहब, एक युवक आया था। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने सर जॉर्ज से बात की, फिर चला गया। वह युवक कैसा दिखता था? लंबा, पतला, अच्छे कपड़े पहने हुए। आर्थर, मैंने धीरे से कहा। शेरलॉक ने नौकर से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत मददगार रहे। हम वहां से निकल आए। टैक्सी में बैठकर मैंने पूछा, तो अब क्या? शेरलॉक ने कहा, अब हम एक जगह और जाएंगे, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। कहाँ? एक पॉन शॉप। मुझे लगता है कि सर जॉर्ज ने वह टुकड़ा किसी को बेच दिया है, और इस इलाके में सिर्फ 2-3 पॉन शॉप हैं जो इतनी कीमती चीज खरीदने का साहस कर सकते हैं। हम पहली पॉन शॉप पर गए, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। दूसरी पॉन शॉप पर भी कुछ नहीं मिला। तीसरी पॉन शॉप एक छोटी गंदी दुकान थी। शेरलॉक अंदर गए। दुकानदार एक बूढ़ा, मोटा आदमी था। शेरलॉक ने पूछा, क्या आज सुबह किसी ने आपको कोई कीमती चीज बेची? दुकानदार ने शक की नजर से देखा। क्यों पूछ रहे हो? शेरलॉक ने फिर अपना कार्ड दिखाया। मैं शेरलॉक होम्स हूं, ये पुलिस का मामला है। दुकानदार घबरा गया। हाँ, हाँ साहब, आज सुबह एक आदमी आया था। उसने मुझे हीरो से जरा एक टुकड़ा बेचा। मैंने उसे 50 पाउंड दिए। वह टुकड़ा दिखाइए। दुकानदार ने तिजोरी से एक टुकड़ा निकाला। वही था, 3 हीरों से जड़ा मुकुट का टुकड़ा। शेरलॉक ने कहा, मुझे यह चाहिए, यह चोरी की संपत्ति है। दुकानदार ने विरोध किया, लेकिन मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं। आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन यह मुझे चाहिए, अभी। दुकानदार ने मुंह बनाते हुए टुकड़ा दे दिया। शेरलॉक ने उसे सावधानी से अपनी जेब में रखा। बहुत बढ़िया। अब चलो वॉटसन, हमें मिस्टर होल्डर के पास जाना है। हम वापस मिस्टर होल्डर के घर पहुंचे। वह बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे थे। शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से टुकड़ा निकाला। मिस्टर होल्डर, यह लीजिए, आपका टुकड़ा। मिस्टर होल्डर की आंखें फैल गईं। वह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मिस्टर होम्स, आपने इसे ढूंढ निकाला? कैसे? शेरलॉक ने कहा। बैठिए मिस्टर होल्डर, मैं आपको सब कुछ समझाता हूं। हम सब बैठ गए। शेरलॉक ने शुरू किया। मिस्टर होल्डर, आपने जो देखा वह सच नहीं था। आर्थर ने मुकुट नहीं तोड़ा। क्या? लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने देखा कि आर्थर मुकुट पकड़े हुए था, लेकिन वह उसे तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर होल्डर हक्के बक्के रह गए। शेरलॉक ने आगे कहा, असली कहानी ये है, आर्थर उस रात सो नहीं पाया। शायद उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। तभी उसने कुछ आवाज सुनी। वह उठा और बाहर देखा। उसने देखा कि कोई ड्राइंग रूम की खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वह व्यक्ति सर जॉर्ज बर्नवेल था। सर जॉर्ज? मिस्टर होल्डर चीखे। हाँ, सर जॉर्ज को पता चल गया था कि आपने वह मुकुट घर में रखा है। शायद आर्थर ने गलती से उसे बता दिया हो, या शायद सर जॉर्ज ने किसी तरह पता लगा लिया हो। वह मुकुट चुराने आया था। आर्थर ने उसे रोकने की कोशिश की।
वह नीचे भागा, लेकिन तब तक सर जॉर्ज अंदर घुस चुका था और उसने मुकुट उठा लिया था। आर्थर ने उससे मुकुट छीनने की कोशिश की। दोनों में खींचतान हुई और उसी खींचतान में मुकुट टूट गया। शेरलॉक ने एक सांस ली। सर जॉर्ज वह टुकड़ा लेकर भाग गया। आर्थर उसके पीछे भागा। वह खिड़की से बाहर कूदा और सर जॉर्ज के पीछे भागा। बाहरी दीवार के पास दोनों में फिर से लड़ाई हुई, लेकिन सर जॉर्ज ताकतवर था। उसने आर्थर को धक्का दिया। आर्थर के हाथ में चोट आई। सर जॉर्ज दीवार फांदकर भाग गया। आर्थर हारा हुआ वापस आया। उसे पता था कि सर जॉर्ज उसका दोस्त था। अगर वह सच बताएगा तो सर जॉर्ज पकड़ा जाएगा। वह अपने दोस्त को पकड़वाना नहीं चाहता था, चाहे सर जॉर्ज ने कितना भी बुरा किया हो। इसलिए जब आपने उसे पकड़ा तो वह कुछ नहीं बोला। उसने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। वह अपने दोस्त को बचाना चाहता था। मिस्टर होल्डर के आंसू छलक आए। मेरा बेटा मेरा बेटा निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष। बल्कि वह बहादुर है। उसने मुकुट को बचाने की कोशिश की। उसने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी अपने दोस्त के लिए, हालांकि वह दोस्त इस लायक नहीं था। मिस्टर होल्डर फूट फूट कर रोने लगे। मैंने अपने बेटे पर शक किया। मैंने उस पर इल्जाम लगाया। मैं कितना गलत था। शेरलॉक ने उनके कंधे पर हाथ रखा। अब सब ठीक हो जाएगा मिस्टर होल्डर। आपका मुकुट ठीक हो सकता है। किसी अच्छे सुनार को दिखाइए, वह इसे वापस जोड़ देगा। और सर जॉर्ज के खिलाफ पुलिस में शिकायत कीजिए। और मेरा बेटा, उससे माफी मांगिए, उसे गले लगाइए। वह आपका अच्छा बेटा है। उसी समय दरवाजा खुला और आर्थर अंदर आया। उसके चेहरे पर उदासी थी। मिस्टर होल्डर उसकी ओर दौड़े और उसे गले लगा लिया। आर्थर, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मैं तुम पर शक किया। मैं कितना गलत था। आर्थर हैरान था। पिताजी, मुझे सब पता चल गया। शेरलॉक होम्स ने मुझे सब बताया। तुमने मुकुट को बचाने की कोशिश की। तुमने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। तुम बहादुर हो मेरे बेटे। आर्थर की आंखों में भी आंसू आ गए। पिता पुत्र एक दूसरे को गले लगाए रोते रहे। शेरलॉक ने मुझसे कहा, चलो वॉटसन, हमारा काम यहां खत्म हो गया। हम चुपचाप बाहर निकल आए। टैक्सी में बैठकर मैंने शेरलॉक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए कहा, निशान वॉटसन, निशान कभी झूठ नहीं बोलते। दो लोगों के निशान थे। एक संघर्ष के निशान थे, खून के निशान थे। सब कुछ साफ था। लेकिन आर्थर ने सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि वह वफादार था। गलत आदमी के प्रति वफादार, लेकिन फिर भी वफादार। यह उसकी कमजोरी भी थी और ताकत भी। मैंने सिर हिलाया। एक बार फिर शेरलॉक होम्स ने एक मुश्किल केस को सुलझा दिया था। एक बार फिर सच सामने आ गया था और बेरिल कोरोनेट का रहस्य भी सुलझ गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? शर्लक होम्स ने फिर साबित कर दिया कि सच कभी छुप नहीं सकता। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं? अभी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि अगली बार कौन सी मिस्ट्री सुनना चाहते हैं। और हां, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक अपनी आंखें खुली रखिए और दिमाग तेज रखिए। यह था आरजे फैक्ट्स। जय हिंद। अलविदा।